अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमारा रेगुलर जो प्रोग्राम होता है एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ, उसमें हमने 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे बात करनी है। नंबर 1 तो आपने सुना होगा कि रिसेंटली एक स्पेट ऑफ किलिंग्स हमें नज़र आ रही है जम्मू एंड कश्मीर में, और वहाँ पे मुख्तलिफ जो मिनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको टारगेट किया गया है, और उसकी वजह से एक फ़ियर की जो फ़िज़ा है वो हम देख रहे हैं वहाँ पे। और बल्कि यहाँ तक कि कुछ लोग वहाँ से वापस भी वहाँ से निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि एक खौफ की फ़िज़ा मौजूद है वहाँ पे। इसका तज्ज़िया करेंगे कि ये क्यों हुआ है, इसके पीछे कौन है, क्या कर रहा है और क्या चाहता है। और फिर ज़ाहिर है कि जो इसका इम्पैक्ट है ओवरऑल सिचुएशन का, उसकी वजूहात क्या उसके साथ तो नहीं रिलेट करती हैं जो कि अगस्त 5 का जो वाक़या था 2019 का। और साथ-साथ जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि इंडिया चाइना की जो टॉक्स हुई हैं, जो 13th राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है, जो कि हमारे कनाडा के टाइम के मुताबिक आज हुआ है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो कल वहाँ पे हुआ है ये 13th राउंड। और उसकी क्या तफसीलात हैं, क्योंकि डी एस्केलेशन की भी बात हो रही है और ओवरऑल ईस्टर्न लद्दाख में जो एक सिचुएशन है उसमें डिसएंगेजमेंट वगैरह के साथ-साथ भी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। इसका ज़रा तज़िया करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब। एयर मार्शल साहब, गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग हजूर, आदाब नाजरीन को भी। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब। टू स्टार्ट विद ज़रा ये बात करते हैं जी कि बहुत ही सीरियस मामला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ पे जो किलिंग्स हुई हैं उसमें हमने देखा कि एक प्रिंसिपल जो थी उनको टारगेट किया गया, उनके साथ एक उनके कॉलीग जो थे, जो पंडित थे, उनको टारगेट किया गया, और फिर अभी तक 6-7 वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं। तो ये क्या हो क्या रहा है जी वहाँ पे? देखिए, ये हैरानी की बात है कश्मीरियों के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि चुन चुन के जो आम शहरियों को निशाना बनाया है और उनको हलाक किया है, और काफ़ी लोगों को एक ही वक्त में। अब देखिए, 5 या 6 दिनों में 7 लोगों की मौत हुई है, उनको हलाक किया गया है। 90 मिनटों में 3 लोगों को, 90 मिनटों में, मतलब ये कोऑर्डिनेटेड है। जैसे आपने खुद ही कहा, एक कश्मीरी सिख खवातून जो जी। प्रिंसिपल थी एक गवर्नमेंट स्कूल की ईदगाह में, तो वहाँ पे उसको निशाना पर बनाया गया। डोगरा के हिंदू एक उनके साथ कुलीग टीचर थे। एक कश्मीरी पंडित जो बहुत ही पॉपुलर हैं, क्योंकि एक ही वो सिर्फ असली दवाइयाँ ही नहीं बेचते हैं हाँ, इसलिए हाँ, पॉपुलर थे, मगर वो एक तरीके के फिलंथ्रोपिस्ट थे, मदद हाँ, करते थे लोगों को। अगर गरीब के पास दवाई के लिए पैसा नहीं होता तो कहते ले जाइए दवाई, पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये एक बिहार से एक भेलपुरी वाला जो गोलगप्पे का स्टॉल लगा दिया था, आजकल वो कश्मीरी वो भी पसंद कर रहे हैं, उसको भी हलाक कर दिया। मतलब ये एक, जैसे खुद आप ही ने कहा कि एक खौफ और दहशत और बेचैनी का जो माहौल है, तो ये वैसे ही 5 अगस्त में तो खौफ का माहौल था ही। 5 जी अगस्त 19 की बात कर रहा हूँ। मीडिया की फ्रीडम नहीं थी, लोगों की डेमोक्रेसी जो है वो छीनी गई, पहचान छीनी गई, एक तरीके की बेगानगी थी या एलियनेशन थी, वो तो वैसे ही मौजूद था पिछले 2 सालों में। उस पे एक और तह लगाई गई, और वो फिरका परस्ती की, जैसे आपने खुद ही कहा है कि अखलाकियों बिरादरों बरादरों बिरादरी के लोगों को जी। हलाक किया गया। तो वो अगर एक नॉर्मल स्टेट भी हो, वहाँ भी वो एक तरह की अफरा तफरी पैदा कर सकती है। मगर कश्मीर में मैं इस पे मैं एक एक बात में फख्र कर रहा हूँ और आपके साथ, आपके नाजरीन के साथ शेयर जी, करना चाहता हूँ। ये प्लीज़। कश्मीर की वादी और जम्मू कश्मीर की रियासत ने एक सबक सिखाया है बाकी हिंदुस्तान को, आलम को, इस इलाके को, साउथ जनूबी एशिया के इलाके को, कि अगर ऐसी कोई नौबत आए, ऐसा एक माहौल पैदा किया जाए, कौन कौन करता है, कैसे करता है, वो तो इट इज इरेलेवेंट, मगर आप उसका सामना कैसे कहते हैं। तो आप 2-3 मिसालें दूंगा। ये आप जो अलगावादी गुट हैं, मिर्वाइज उमर फारूक हों,
उमर अब्दुल्ला हों, फारूक साहब उनके वालिद हैं वो हों, यूसुफ तारिगामी जो बड़े टॉल लीडर हैं वादी हाँ, के, हाँ, और बाकी कश्मीरी पंडित और कश्मीरी सिख्स जो उसमें सबसे ज्यादा उनको इफेक्ट हुआ है, उनके रहनुमाओं ने एक इतनी इतनी एला दर्जे की शाइस्तगी दिखाई है। हाँ, हाँ, तो उसको कंडेम किया है। कहीं नहीं जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, बुजुर्ग हैं, जो मस्जिदों में इमाम हैं, खुतबों में उन्होंने क्या कहा है? हाँ, उन्होंने उन्होंने कहा ऐलान है, किए हैं वहाँ पे। ऐलान ही नहीं, मैं आपको आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, उन्होंने इमामों ने कहा है, खुतबे में कहा है कि उनकी एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी सिख महफूज रहें और किसी तरह से वो कश्मीर से बाहर न जाएं, क्योंकि ये भी आप जानते हैं कि इतना दबाव है कि वैसे भी 30 सालों में जो 3 लाख 3.5 लाख कश्मीरी पंडित तो वापस वापस चले गए थे। हाँ, बाकी हिंदुस्तान की रियासतों में गए हैं, हाँ, मगर फिर भी कम से कम 808 फैमिलीज वहां रही वादी में, कभी नहीं निकली। अब इसकी वजह से दबाव पड़ा है, साइकोलॉजिकल दबाव भी है कि, और उसमें 75 फैमिलीज तो कुछ दिनों में गई हैं, हाँ, क्योंकि हाँ। वो एक महफूज नहीं समझते हैं। क्या वो टेम्परेरीली गए हैं या परमानेंटली गए हैं, ये मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि जो बाकी हमारी सोसाइटी में, जैसे मैंने कहा कि मुझे फिक्र है, लेकिन जिस तरह आपने आप जिस तरह फरमा रहे थे कि एक जो शनाख्त थी, जो आइडेंटिटी थी, वो लोगों को ये शायद महसूस हो रहा है कि वो उनकी लूज हो रही है, जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रही हैं उससे लोगों में एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्या उसका भी रिएक्शन हो सकता है ये? नहीं, इसमें वही तो मुद्दा है जो जहाँ पे के ये अपील जो मॉस्क में हुई है, ये तभी हुई है कि जब कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के हेड हैं, वो संजय तिक्कू हैं, बड़े जाने पहचाने हैं, पॉपुलर हैं वादी में, उन्होंने अपील की और सारे मस्जिदों से ये मैसेज गया है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि देखिए, मिसाल है जब सारे हिंदुस्तान में फिरका परस्ती, खासकर शुमाली हिंदुस्तान में फिरका परस्ती का एक पब्लिक डिस्कोर्स है, अकलिया के गुटों को टारगेट, बरादरों के लोगों को टारगेट किया गया इतने सालों से, आप और आपके नाजरीन जानते हैं। उस माहौल में आप देखिए कश्मीर की वादी, जैसे मैं महात्मा गांधी ने 47-48 के पार्टीशन राइट्स के वक्त कहा था कि मुझे एक ही थोड़ी सी रोशनी हमें कश्मीर में दिखती है, आज वो रोशनी फिर से दिखने गई है। ये अफसोस की बात है, महात्मा गांधी हमारे साथ नहीं है। आपने एक मुद्दा, बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि देखिए ये क्यों किया गया कि एक तरीके का मजहबी जो दरार है वो पैदा हो। दूसरा, जो आउटसाइडर्स हैं उनको कहना है कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ आपको रहना नहीं है। तीसरा, कि ये जो मरकजी रूलिंग डिस्पेंसेशन का इतना कहना आ रहा है 5 अगस्त 19 से कि पूरी तरह की नॉर्मलसी है, बाकायदगी है वहां पे कश्मीर में, तो वो आप दिखा रहे हैं, वो है नहीं। आप देखिए क्या हो रहा है, अफरा तफरी हो रही है। मगर सबसे अहम मुद्दा आपने उठाया है, उस पर मैं थोड़ी बहस करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये एक तशद्दुद का एक्सप्रेशन है जो कि जिसे एलियनेशन कहा जाता है, जिसे खौफ का माहौल है, कोई जमहूरियत नहीं है, क्योंकि मरकजी सरकार चला रही है जम्मू कश्मीर से पिछले 3 सालों से, उनकी नुमाइंदगी असेंबली में ही नहीं है, क्योंकि असेंबली में नहीं है। असेंबली क्यों नहीं है कि डीलिमिटेशन कहा है कि थोड़ा लंबा इसका वक्त लगेगा, ये मरकजी डिस्पेंसेशन ने किया है कि सारे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है मगर जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल से नहीं है, तो इसका असर तो होगा ना। उसके साथ ही जो है सरकारी मुलाजमों को डिसमिस किया जाता है कि वो जो क्रिटिक हैं गवर्नमेंट के। सबसे ज्यादा जो आपके लिए है, मीडिया जो है कश्मीर की वादी का मीडिया, मैं समझता हूँ, अपने सारे एडिटर दोस्त हैं मेरे, मैं उनको कहता हूँ कि तो अखबार लगा रहे हो कि मजाक कर रहे हो हमारा, क्योंकि वो कहते हैं कि कैसे बॉइल्ड अंडे अच्छे होते हैं, तो उस पर एक कॉलम, एडिट कॉलम है, और दूसरे कोई गार्डनिंग के नोट्स हैं,
जो सियासती खबरें हैं वो तो बिल्कुल दबाई गई हैं। अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक 3 मेंबर डेलीगेशन भेजा है कि इतनी कंप्लेंट्स आई हैं कि उनकी प्रेस पे इतनी पाबंदियां हैं, उनमें खौफ है, उनको हरास किया जाता है, उनको इंटिमिडेट किया जाता है। तो ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो नॉर्मलसी है जम्मू कश्मीर में वो बरकरार रहे। तो ये मतलब इट इज अ क्लैश ऑफ नैरेटिव्स। एक तो सोसाइटी का नैरेटिव है, कश्मीरी आवाम का नैरेटिव है, दूसरा जो सिक्योरिटी फोर्सेस, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस में 40 साल रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस वक्त वहां पे ये पॉलिटिकल रास्ता ढूंढना है। मैं आपके नाज़रीन को याद देना चाहता हूँ कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च दिल्ली में है, उसके साथ एक बेंगलुरु में है तक्षशिला फाउंडेशन। उन्होंने खास में उस पर शिवशंकर मेनन, आप जानते हैं उनको, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, श्याम सरन हैं उनमें, यामिनी अय्यर है जो सीपीआर के हेड है। उन्होंने एक ये प्रकाश मेनन है, जनरल रहे हैं पहले, उन्होंने सारे डिस्कशन पेपर सारे मुल्क के सामने लाया है और उसमें वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के लिए एक आउटरीच करना चाहिए, हमें जनूबी एशिया में फिर से एक तरीके की अहमियत रखने की ज़रूरत है, ताकि जो इकोनॉमिक मुआशी इंटीग्रेशन उसका एक मजहब, एक तरीके का एक ऑब्जेक्टिव था, वो हम पा सकें। तो पाकिस्तान के साथ हमें रीच आउट करना चाहिए। अगर ये इतने पुराने फॉरेन सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ऐसे सीनियर जनरल्स कहते हैं, तो कुछ तो सरकार को चलना चाहिए कि अगर ऐसे कैसे करें। तीसरी बात जो सबसे बहुत अहमियत है, टेररिज्म, जो दहशतगर्दी का एक शिफ्ट हुआ है। पहले तो आप राइफल्स लेते थे, हमारे जो एलियनेटेड यूथ हैं, जो नाराज हैं, बेबस हैं, तो वो ये कहा जाता है कि वो कोई एक तरीके वहाँ LOC के उस पार क्या सपोर्ट मिलती है, मेरे पास उसके पूरी जो आंकड़े हैं नहीं, मगर कोई शक नहीं है वहाँ से उनकी सपोर्ट कश्मीरियों को मिलती है। पहले राइफल्स वगैरह वहाँ से आती हैं, वो आ नहीं रही है क्योंकि सिक्योरिटी ग्रिड बहुत मजबूत हुआ है। अब पिस्टल्स को ड्रोन्स के खिलाफ से LOC के इस पार और पंजाब, और आप तो इस मामले में काफी जानकारी जानते हैं, तो मैंने नहीं, लेकिन वैसे सब मुझे ये बताएं कि ये जो पिस्टल्स आती हैं, ये ड्रोन्स आते हैं, तो इनको भारतीय फोर्सेस जो हैं ये क्यों नहीं पकड़ती हैं? क्यों? मतलब है कि एक अगर इनका एक ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा झमघटा आता है और इतने पिस्टल्स वो लेके आते हैं, मतलब ये कोई करने वाली बातें नहीं है। वैसे खैर आप जो करते हैं, मैं आपकी बात मेरे सर आंखों पे, लेकिन इट डजंट मेक सेंस। देखिए, नहीं है बहुत ही, देखिए आप जो कुछ भी सवाल उठाते हैं हमारी बहस में मजा आता है, क्योंकि ये इट्स वेरी वेरी इन अ सेंस प्रोवोकेटिव एंड आल्सो स्टिमुलेटिंग। तो दूसरी आलमी जंग में हमारे बरतानिया में एक एयर मार्शल हुआ करते थे, वो कहते थे कि जो कुछ भी करें, बॉम्बर विल ऑलवेज गो थ्रू। आप कितने फाइटर लगाइए, एयर डिफेंस करिए, आजकल के वक्त पे जब हम दोनों बात कर रहे हैं, वो ड्रोन तो आ जाएगा। देखिए, हर इंच पे आप एक एयर डिफेंस यूनिट नहीं सकते हैं। 2900-3000 किलोमीटर का लंबा लाइन ऑफ कंट्रोल, बॉर्डर पूरा मिला के लाइन ऑफ कंट्रोल। मुझे एक बात बताइए, मेरे साहब, मैं आपकी बात समझता हूँ, मुझे सिर्फ इतना सा बताएं। देखें, ये जो बात है, ये आप तो एयर मार्शल है माशाल्लाह, मैं तो आपसे सीखता हूँ रोज, हर प्रोग्राम में मैं आपसे सीखता हूँ। लेकिन ये जो बात है, देखिए, ये जो अभी लखनपुर खेड़ी का वाकया हुआ है, उसके साथ आपने देखा कि पंजाब में एक लहर नई आ गई है। अब वो भी आप देखिए कि क्या सिचुएशन है। यानी जो रीजंस हैं, जो कॉजेज हैं इस तमाम सिचुएशन की, उनको एड्रेस किए बगैर अब पंजाब के यूथ भी जो है वो भी जाहिर है कि एलियनेट हो रहा है। वो भी देख रहे हैं कि हमें टारगेट किया गया और किस तरह माउ डाउन किया गया है उस पॉलिटिशियन के बेटे की तरफ से। यानी इतने लोगों को गाड़ी के नीचे दे के क्रश कर दिया गया। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी
और फिर कश्मीर में जिस तरह के आपको पता है, आप तो खुद कश्मीरी हैं, जिस तरह के लोगों को एलिनेट किया गया है, लोगों के राइट्स को तबाह कर दिया गया है, औरतों को जो डिसऑनर किया गया है, सब कुछ किया गया, तो उसमें फिर ये ड्रोन आए या ना आए, ये कुछ ना कुछ अंदर से भी ड्रोन निकलते हैं फिर। नो, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, आपका मैं समराइज कर सकता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आज मेरे ख्याल 7 और 8 अखबारों अंग्रेजी डेलीज में एक बड़ा अच्छा, एक अखबार में एक बड़ा अच्छा कार्टून है, अखबार का नाम याद नहीं आ रहा है। उस पे काफी लोग एक हॉल में मौजूद हैं, शायद वो एयरपोर्ट लाउंज है। 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाजों में मार्क कैसे किया है, एक का किया है श्रीनगर, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा तो सारे हिंदुस्तान के माइंडस्केप में है इस वक्त, और दूसरे दरवाजे पे लखीमपुर खेरी। हाँ। और सारे के सारे लोग लखीमपुरी खेरी जा रहे हैं, मतलब वही एंडोर्स कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि एक दर्दनाक हिसाब से जो हमारे मरकजी सरकार के मिनिस्टर के बेटे एलिज किया गया है कि वो गाड़ी चला रहे थे और बेपरवाही से, इतनी बेरहमी से वो किसानों के ऊपर से उनको मतलब गाड़ी चला दी। तो ये तो एक बहुत अहम मुद्दा बन गया है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो सब हमें सोचना है कि हिंदुस्तान किस रास्ते पे जा रहा है, किस और रास्ते इसमें पे जा कोई रहा है। शक नहीं है। हाल ही में ऐसे कुछ हादसे हुए हैं, ये किसानों की एजिटेशन ही नहीं है, अखिलियाकों की टारगेटिंग ही नहीं है। जो कोई भी आइडियोलॉजिकल, इस वक्त मैं उस डिटेल में ज्यादा नहीं चाहता हूँ कि मैं सियासी गुट के का एक नुमाइंदा हूँ नहीं, मैं एक स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी अफेयर्स का एक तालिब हूँ। तो इसमें कोई शक नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब आखिरी में ये भी कहना चाहता हूँ, जो कश्मीर में अभी जो क्लेम किया है, ये किसने किया है, वो ये है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट। इस रेजिस्टेंस फ्रंट ने ना ही सिर्फ नए टेररिज्म का, जैसे मैंने कहा था पहले, एक पिस्टल बन गया है, वो वेपन है, क्योंकि वो मेल्ट करता है। आपको दिखागा नहीं, उनके पास राइफल नहीं है, कहीं से आया, स्कूल में घुसा, पिस्टल है, 2-3 लोग आते हैं, कहीं घुसते हैं, लाइनअप करवाते हैं, देखते हैं मुस्लिम कौन है, नॉन मुस्लिम कौन है, तो नॉन मुस्लिम को अलग किया गया, गोली मारी गई और चले गए। इस पे ये हमें ख्याल रखना है कि ये पिस्टल टेररिज्म जो है, ये हिंदुस्तान के लिए नहीं है, मगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी हो सकता है। हो सकता ये ट्रेंड है। लाइन। अच्छा, मैं एक चीज जरा ऐड कर दूं, इसमें थोड़ी सी एक चीज ऐड कर दूं कि मैं दिखा रहा हूँ, ये जो एक आर्टिकल छपा है अल जजीरा में, उसमें ये कहा जा रहा है कि मैनी प्रो इंडियन पॉलिटिशियंस से चेंजेस इन लैंड एंड डोमिसाइल लॉज have generated apprehension among the local Muslim population who fear that the BJP government aims to bring about demographic change in the region। जो आप बात कर रहे थे ये वही है। महबूबा मुफ्ती साहब को वो कोट करके कह रहे हैं कि the former chief minister of the region said the government has communalized the whole situation। These things, yani civilian killings, are unfortunate, but they are the outcome of government policies that have been very suppressive, stringent, and muscular। People feel more alienated if you say anything, you are slapped with anti-terror laws। The moderate space or middle ground has been completely obliterated। Now there is either militancy or the security forces। जो आप बात कर रहे थे, तकरीबन वही ये महबूबा मुफ्ती साहब भी वही बात कर रही हैं। जी, मैं यही बात आपके नाज़रीन के सामने रख रहा था कि देखिए, ये जो फिरका परस्ती का माहौल है हिंदुस्तान में, ख़ासकर शुमाली हिंदुस्तान में, और जो कोई भी तदबीरें या हिकमत अमली के रास्ते निकाले गए हैं, वो एक तरीके से कम्युनलाइज कर रहे हैं। तीसरा, जम्मू कश्मीर को, रियासत को अलग किया गया है साइकोलॉजिकली, क्योंकि जहाँ जहाँ उनकी पहचान थी, जहाँ उनकी जमहूरियत थी, उसको एक तरीके से साइड स्टेप किया गया है। डिलिमिटेशन कमीशन की कोई जरूरत नहीं थी। असेंबली ने रेजोल्यूशन लिया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था कि 2021 के बाद जो सेंसस हिंदुस्तान में होगा, वो जेल के असेंबली में रेजोल्यूशन हुआ है। मगर अब डिलिमिटेशन कमीशन का भी एक तरीके का एक वेपन है, क्योंकि उससे आप डिले करवा रहे हैं, आप इलेक्शन नहीं करवाए, इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, कहते हैं कि पहले डिलिमिटेशन
उसमें 4 साल लगते हैं, तो क्या जमहूरियत बंद करें? हिंदुस्तान में किसी स्टेट की जमहूरियत बंद की गई क्योंकि डिलिमिटेशन हो रहा है? तो मतलब ये जो ठीक। कोई भी महबूबा जी कह रही हैं बिल्कुल हाँ, ठीक है। इससे एलियनेशन बढ़ती है, इससे ठीक। नाराजगी, इससे बेचैनी और एक खौफ का माहौल। मीडिया का तो मैंने काफी बहस हम्म, किया है, ठीक। मीडिया को कैसे हैरास किया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है। और आज ही हिंदू में मेरे दोस्त यूसुफ तारिगामी ने एक आर्टिकल लिखा है कि मीडिया कश्मीर का जो इस वक्त है वो मीडिया है भी नहीं, क्योंकि वो जो उसका मीडिया, आप तो खुद ही बड़े हाँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, तो मीडिया की तो मतलब ये मजाक है कश्मीर में। क्यों? क्योंकि सब डर रहे हैं। तो जैसे हाँ, हम डिटरेंस में कहते हैं सेल्फ डिटरेंस, सेल्फ उनको कोई रिटर्न। कोई खतरा नहीं पूछाता मगर डरे हाँ, हुए हैं कि कब ऑब्वियसली। आएगा, कौन आएगा, कौन हाँ, कहेगा पुलिस स्टेशन में आओ, अपने पासपोर्ट दिखाओ, आइडेंटिटी हाँ। पेपर्स दिखाओ, कौन सी फाइल आपने स्टोरी फाइल की है। तो मतलब लेकिन माहौल ये जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये मेरा ख्याल है कि इट्स अ शेमफुल थिंग, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में मीडिया नहीं है तो वो डेमोक्रेसी तो नहीं हो सकती। लेकिन अब नो, चलें एक दूसरी और जो दूसरे। आपने एक सवाल उठाया था जो महबूबा को कोट किया था, वो भी जी, बहुत अहमियत रखता है। देखिए, अभी भी हमने देखा है, मेरी एक्सपीरियंस रही है भारत में, कि जब पेरिफेरी के जो कोई भी रियासतें हैं उनको लैंड लॉज, डोमिसाइल लॉज और डेमोग्राफिक चेंज, ये बहुत उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। बहुत अहमियत और रखती वो भी जम्मू कश्मीर के लिए, इसीलिए है। हाँ, महाराजा हरि सिंह ने 1927 में जो नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस वक्त के, कि हाँ, उन्होंने कहा था कि कोई गैर कश्मीरी या जम्मू कश्मीर के रियासत का रहने वाला जम्मू कश्मीर में आ नहीं सकता है। तो हाँ। वो एक उनका एक आइडेंटिटी की एक पर्चा है कश्मीरियों के सामने। मैं एंड दे फील उसको, प्राउड ऑफ इट, दे फील प्राउड ऑफ इट। ये मैं कह रहा हूँ जो आई एम हाँ, प्राउड ऑफ इट, हाँ, कि मैं बिल्कुल, स्पेशल हूँ। मेरी स्टेट में 370 आर्टिकल एक स्पेशल आइडेंटिटी का एक रिकग्निशन था। अब बिल्कुल, आप मेरी बिल्कुल। आइडेंटिटी हटा रहे हैं, हम्म, आप मेरी डेमोक्रेसी हटा रहे हैं, मुझे मीडिया को काम नहीं करने देते हैं, और आप हुआपा वगैरह लगा के, तो ये अब आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में इस पे सोच विचार से केंद्र रूलिंग डिस्पेंसेशन, मरकजी रूलिंग डिस्पेंसेशन को देखना है देखना कि जो पड़ेगा। नॉर्मल सी का जो एक नैरेटिव उन्होंने निभाया था और हाँ, प्रोजेक्ट कर रहे थे, और मीडिया भी उनके फ्रेंडली है, वो हाँ, असलियत नहीं रखता है जम्मू कश्मीर की वादी में। जम्मू में भी जहाँ हाँ। पे उनकी रूलिंग डिस्पेंसेशन का काफी ज्यादा मेजोरिटी है, कंट्रोल। हाँ। वहां के लोग भी नाराज हैं, हम्म, लद्दाख के लोग भी नाराज हैं। आप कारगिल के लोगों से पूछिए, हाँ, वो हाँ। अहमियत ज्यादा कश्मीरियों के साथ रखते हैं। हम्म, तो ये ठीक एक बात। मौका है कि एक तो इसको। आउटरीच करना है, हम्म, सियासी आउटरीच कश्मीरियों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, जो कोई भी सिविल स्टेक होल्डर्स हैं। और जैसे मैंने कहा था कि सीपीआर और टैक्सिला फाउंडेशन का जो पेपर, डिस्कशन पेपर में रिकमेंडेशन की है कि हाँ जी। आप पाकिस्तान के साथ भी आउटरीच करिए। जब तक आप सार्क को एक्टिवेट नहीं करेंगे, हाँ, पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं, बिल्कुल बाकायदेगिरी के रिश्ते ना रखें, तब तक कश्मीर में ये अफरा तफरी मचती मची रहेगी, रही। कोई ठीक। रुकावट नहीं। लेकिन अल्लाह करे कि आपकी बात जो है वो मोदी गवर्नमेंट सुन ले और जैसे पाकिस्तान के साथ कोई आउटरीच करें। लेकिन चलिए दूसरा टॉपिक जरा शुरू करते हैं आखिर में, और वो ये है कि इंडिया चाइना की जो मिलिट्री टॉक्स हैं उनका 13th राउंड जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, आज खत्म हुआ। और वहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स जो था वो फोकस था, और इसमें जाहिर है कि नेक्स्ट फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट जो है वो जेर बहस आई। और खास तौर पे ईस्टर्न लद्दाख का जो पूरा इलाका है उसमें डी एस्केलेशन का भी एक प्रॉब्लम है कि वो कब तक उसके ऊपर काम होगा। तो लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स बाहर आई हैं जी वो क्या हैं, और इसमें कुछ आपको उम्मीद है कि मामला तो है वो हल हो जाएंगे? नहीं, मैं कश्मीर में ज़्यादा उम्मीद रखूंगा, मगर इंडिया चाइना में उम्मीद मुझे कम है। हम्म, इसलिए है कि मैं आपके नाजरीन के सामने कहना चाहता हूँ, क्योंकि चीन ने फैसला कर दिया है कि वो एक तरीके से इंडिया बॉर्डर पे बड़ा असर्टिव रहेगा, और हम्म, जितना उसने दाखिला करना है, जहाँ भी करना है वो दाखिला करेगा।
अब उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल आई कि जब हमने लेकिन इसमें कैलाश, इसमें इसमें इरमाद साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया कि असर्टिव रहेगा। क्या आप इस वजह से कह रही हैं कि ये जो पिछले दिनों में हमने देखा था कि चाइनीज सोल्जर्स जो थे वो अरुणाचल प्रदेश वगैरह में आगे थे, ट्रांसग्रेस किया था उन्होंने इंडिया के बकौल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करके आपको पता है 100 के करीब चाइनीज सोल्जर्स जो थे वो आए थे, तो क्या आप इस वजह से कह रही हैं कि वो असर्टिव रहना चाहते हैं? नहीं, वो असर्टिव रहने के जो मतलब तरीके हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट समझाना है हाँ, कि पॉलिसी ओवरऑल उनकी तदबीर है वो क्या है, हिकमत अमली क्या है। कि मेरे नजरिए से देखें, अगले 10 साल ये बॉर्डर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। थोड़ा सा बदलाव, कल तो आपने गोगरा कर दिया, आज हॉट स्प्रिंग शायद करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस, आज के इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि एक स्टेलमेट है, हाँ, ऑफिशियली कोई खबर नहीं आई है, अगले 2-3 दिनों में खबर आएगी। उम्मीद रखते हैं कि शायद हॉट स्प्रिंग्स का भी एक तरीका ढूंढा जाएगा, क्योंकि मैं इसलिए असर्टिवनेस की बात कर रहा हूँ। हॉट स्प्रिंग्स बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो गोगरा में। अगर आपने गोगरा कर दिया तो हॉट स्प्रिंग्स क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां भी 40-50, अब देखिए बॉर्डर 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो 50-50 हजार की फौजें इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आर पार हैं। 50,000 उनके हैं, 50,000 हिंदुस्तानियों के हैं। और ये हॉट स्प्रिंग के पोस्ट पे 40 लोग हमारे और 40 लोग उनके वहां आई बॉल टू आई बॉल हैं। उनको हाँ, हटाया जा सकता है 2 सेकेंडों में, मगर एक डिलिबरेट पॉलिसी है कि करेंगे तो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ये पहली बात है। दूसरा, जो ये आपने एक डिप्लॉयमेंट का एक जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ 50,000 फौजी इस जाड़े के मौसम में, विंटर के सीजन में रहेंगे दोनों साइडों में। वहां हाँ, पे जो कोई भी हथियार हैं, हथियार के सिस्टम्स हैं, वो टैंक्स हों, हाउट्जर हों, गन्स हों, वो बिल्कुल मौजूद है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। हाँ, हिंदुस्तान ने हाल ही में K9 वज्रा 155 हाउट्जर है 52 कैलिबर का, वो प्राइवेट सेक्टर में बना है, यहाँ लार्सन टूब्रो और साउथ इंडियन कंपनी का। हमारे एयर चीफ ने हाल ही में 3 यूनिट्स को साइटेशन दी है, क्योंकि इतने 1.5 साल में वहाँ MiG-29 हों या हेलीकॉप्टर्स हों या एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, इतना काम किया है। लेकिन तो मैं लेकिन इरफान साहब, इसमें एयर चीफ के अलावा आपके जो आर्मी चीफ हैं जनरल रावने जो है, उन्होंने ये कहा है कि अनप्रेसिडेंटेड स्टैंड ऑफ जो है चाइना के साथ है, और वो दैट एक्चुअली रिक्वायर्स एन इमीडिएट रिस्पांस और लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उसमें एक तो ये चीज है। दूसरा, जो आपके एम्बेसडर हैं टू चाइना विक्रम मिस्त्री साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि चाइना जो है ये गोल पोस्ट शिफ्ट करता रहता है, तो इससे अवॉइड करना चाहिए। तो क्या ये इसी वजह से कह रहे थे कि चाइना जो बात नहीं सुन रहा? नहीं, विक्रम मिस्री वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, हाँ, कि उन्होंने फैसला कर दिया है वो गोल पोस्ट शिफ्ट करें या क्रिएटिव, जैसे मैंने कहा है, इंक्लूजन करें, असर्टिवनेस दिखाएं। आपने पहले ये सुनाया था। देखिए, पहला जो इंक्लूजन का बे इजाजत दाखिला करना, वो बाराहोटी में सेंट्रल सेक्टर, वहां पे तो कोई इशू ही नहीं है, मगर वहां पे भी आए 100 लोग आए पिकनिक, मैं उससे कहता हूँ पिकनिक इंट्रूजन। 100 लोग हाँ, आते हैं, खुराक वगैरह का सामान लाते हैं, वो दिन भर वहां रहते हैं 5-6 घंटे और फिर चले जाते हैं। हाँ, मगर इस बार क्या हुआ, तवांग में जहां तक रिपोर्ट्स आए हैं, 200 लोगों को इंडियन आर्मी या हमारी फौज जो कोई भी वहां पे हैं, हाँ, उन्होंने उनको डिटेन कर दिया, उनको वापस जाने नहीं दिया। फिर हायर अथॉरिटीज पर जाना हाँ, पड़ा, हाँ। तो फिर उनको रिलीज करके वापस भेजा है। तो मतलब ये ये अभी इंक्लूजन रहते रहेंगे। मगर सबसे बड़ी जो बात है, जो मैं आपके सामने, नाजरीन के सामने पेश जी, करना चाहता हूँ, कि मैं बड़े बड़े मुद्दे आपके नाजरीन के सामने, बाकी टैक्टिकल छोटे छोटे ठीक, मुद्दे ठीक, तो वो न्यूज में देख लेते हैं। ठीक, ठीक, पहले है कि चीन में सबसे बड़ी बात इस वक्त है अंदरूनी रकाबात है, इंटरनल राइवलरीज है। ठीक, शी जिनपिंग जो हैं इस वक्त वो अंदरूनी खतरा मान रहे हैं अपने लिए, इसीलिए वो ताइवान के लिए एक तरीके से गैम्बल कर रहे हैं कि हम ताइवान को यूनिफाई, ये मतलब एक तरीके की क्लेम कर रहे हैं,
मगर उनको मालूम है इलाकाई जंग होगी, क्योंकि ये सिर्फ क्वाड के लिए ही नहीं है, ये अमेरिका के लिए, जो बाइडेन के लिए पहला टेस्ट होगा, क्या वो पास करेंगे या ना करेंगे। नहीं तो करेंगे, पहली बात। लेकिन जरा प्लीज ब्रीफली कीजिएगा क्योंकि टाइम इज ऑलमोस्ट अप। अच्छा, सॉरी, टाइम मेरा ख्याल है कि हो गया है, और मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा 2 मिनट लेना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए, प्राइवेट सेक्टर जो चीन का सबसे बड़ा एक तरीके की ताकत रही है मुआशियत में, उसको टारगेट कर रहा है शी जिनपिंग। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर, खासकर जैक मा, आप जानते हैं जैक मा, जी जी जी, जो जैक बिलियनर, मा ने सवाल उठाया शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के सामने कि आप हमें जो सिस्टम है वो हमें इनोवेट करने नहीं देगा, तो वो इनोवेट नहीं होगा, चीन कमजोर होता जा रहा है। यही मैं कहना चाहता हूँ। एक तरफ से आप ताकत दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ से आप कमजोर हो रहे हैं। मामले में कम होते जाए। वो मैंने अभी वो एक रिपोर्ट की बात की, वो रिपोर्ट ये भी कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई बदलाव नहीं होगा अगले 10 साल। चीन हिंदुस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज रहता रहेगा, और हमें अपनी ताकतें बढ़ानी है, मुआशी ताकतें हो, तकनीकी ताकत हो या मिलिट्री की ताकत हो, और अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, यही रास्ता इंडिया चाइना बॉर्डर पे ही निभाया जाएगा दोनों मुल्कों। चलें, इस पे चर्चा जारी रहेगी। इमाम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर इंसाइटफुल एनालिसिस एज यूजुअल, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे बातचीत होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, सी यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेनिट्रेटिंग एंड प्रोवोकेटिव क्वेश्चन, which makes this session so very interesting for me. Always a pleasure. आपके सेशन के always a pleasure, sir. Always a pleasure. Thank you. God bless you.